नमस्कार। चुनाव महज हार जीत का खेल नहीं होते। ये एक विज्ञान है और हर विज्ञान की तरह इसके भी कुछ नियम होते हैं, कुछ पैटर्न। आज हम पोकरण की चुनावी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे डेटा और जमीनी हकीकत मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जो कई बार नतीजों से पहले ही लिखी जा चुकी होती है। साल 2018 पोखरण विधानसभा चुनाव का नतीजा आता है और जीत का अंतर सिर्फ 872 वोट। सोचिए, एक पूरी विधानसभा की किस्मत का फैसला इतने कम मार्जिन से हुआ। कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक बेहद करीबी जीत थी। अब चलिए 5 साल आगे चलते हैं। साल 2023, वही विधानसभा क्षेत्र, वही लोग, लेकिन इस बार बीजेपी की जीत का अंतर देखिए, 35,000 से भी ज्यादा। ये कोई मामूली स्विंग नहीं है, ये एक राजनीतिक भूकंप जैसा है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? सिर्फ 5 साल में ऐसा क्या बदल गया कि जीत का इतना छोटा सा मार्जिन एक तरफा जीत में तब्दील हो गया? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। चलिए इस पहेली की परतों को खोलना शुरू करते हैं। किसी भी चुनावी विश्लेषण को समझने के लिए सबसे पहले उस जगह को समझना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले राजस्थान के रेगिस्तान में बसे पोखरण के सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं। यह है पोखरण। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये थार के रेगिस्तान का एक हिस्सा है। यहाँ की जमीन सूखी है, लेकिन यहाँ का लोकतंत्र बहुत जिंदा है। यहाँ के लोग राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं और बहुत बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकलते हैं। अब इन आंकड़ों को जरा गौर से देखिए। कुल वोटर हैं लगभग 2.25 लाख, और इनमें से वोट डालने कितने आते हैं? करीब 88.5%। ये बहुत बड़ा नंबर है। ये बताता है कि पोखरण में सियासत सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। हर एक वोट कीमती है। अब देखिए डेमोग्राफी। करीब 88% हिंदू और 11% मुस्लिम आबादी। 2018 में कांग्रेस जीती, 2023 में बीजेपी। इन्हीं नंबर्स के अंदर वो कहानी छिपी है कि हवा का रुख कैसे और क्यों बदला। देखिए, नंबर अपनी कहानी बताते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी सुनने के लिए आपको जमीन पर उतरना पड़ता है, लोगों से बात करनी पड़ती है। चुनाव का असली नतीजा तो लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों में छिपा होता है। और जब हमने पोखरण की जमीनी हकीकत को सुना, तो ये मुद्दे सामने आए। पीने के पानी की किल्लत जो सालों से है, सूखा जो जानवरों के लिए चारे का संकट खड़ा कर देता है, गांवों में युवाओं के लिए रोजगार की कमी, बार बार जाती हुई बिजली और खराब सड़कें, ये वो असल मुद्दे हैं जो किसी भी पार्टी की हार या जीत तय करते हैं। और इन्हीं सब परेशानियों के बीच से ये आवाज निकलती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये पूरे इलाके की भावना है। इसका मतलब है कि लोग अब सिर्फ वादे नहीं सुनना चाहते, वो चाहते हैं कि उनकी सुनी जाए, उनके हक की बात हो। और यहीं पर हमें एक पल रुक कर सोचना चाहिए। हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक की गरिमा पर टिकी है। जब हम इन मुद्दों पर बात करते हैं, पानी, सड़क, रोजगार, तो ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये लोगों की बुनियादी जरूरतों और उनके सम्मान की लड़ाई है। एक जागरूक समाज में इन मुद्दों पर जिम्मेदारी से बात करना ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। तो एक रणनीतिकार के तौर पर हम इस सारी जानकारी को, इन आंकड़ों को, इन भावनाओं को एक फ्रेमवर्क में कैसे डालते हैं? इसके लिए हम एक सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं जिसे मैं कहता हूं चतुर्मुख सिद्धांत। चतुर्मुख सिद्धांत का मतलब है किसी भी चुनाव को 4 अलग अलग नजरियों से देखना। पहला चेहरा है उम्मीदवार का, दूसरा चेहरा है उसकी पार्टी और गठबंधन का, तीसरा चेहरा है सामने वाले प्रतिद्वंदी का, और चौथा जो सबसे अहम चेहरा है वो है खुद मतदाता का। इन चारों को समझे बिना कोई भी रणनीति अधूरी है। चलिए पहले चेहरे यानी उम्मीदवार शाले मोहम्मद का विश्लेषण करते हैं। उनकी ताकत क्या है? वो एक स्थानीय नेता हैं, किसानों से उनका जुड़ाव है, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन कमजोरियां भी हैं। उनकी अपील अपने कोर वोट बैंक के बाहर सीमित है और 2023 की हार के बाद लोगों में ये धारणा बनी कि वो शायद उतने प्रभावी नहीं रहे। अब दूसरा चेहरा देखते हैं, पार्टी और गठबंधन। कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठबंधन अल्पसंख्यक और आदिवासी वोटों को एक साथ लाने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की छवि, पार्टी के अंदर की गुटबाजी और जमीनी स्तर पर बीजेपी के मुकाबले कमजोर संगठन। अब आते हैं तीसरे चेहरे पर, यानी प्रतिद्वंदी पर। बीजेपी की ताकत क्या है? उनका मजबूत राष्ट्रवादी नैरेटिव, एक धार्मिक नेता को उम्मीदवार बनाना और केंद्र में मजबूत नेतृत्व की छवि।
पर उनकी भी कमजोरियां हैं। उन पर यह आरोप लगता है कि वो स्थानीय मुद्दों जैसे पानी और रोजगार पर ध्यान नहीं देते। और अब चौथा और सबसे जरूरी चेहरा, मतदाता का। ये विश्लेषण हमें वापस वही ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी। मतदाता के लिए सबसे बड़ी चिंता क्या है? पीने का पानी, जानवरों के लिए चारा और युवाओं के लिए रोजगार। दिन प्रतिदिन की जरूरतें ही उनके वोट देने के फैसले पर सबसे ज्यादा असर डालती हैं। अच्छा, तो हमने चारों चेहरों का विश्लेषण कर लिया। अब सवाल यह है कि इस विश्लेषण को एक एक्शन प्लान में, एक ठोस रणनीति में कैसे बदला जाए, एक 90 डे के ब्लूप्रिंट के जरिए। किसी भी चुनावी वापसी की तैयारी के लिए एक टाइमलाइन होनी चाहिए। चुनाव से 90 दिन पहले काम शुरू होता है। पहले 30 दिन यानी D90 से D60 तक जमीनी हकीकत का पता लगाया जाता है और सही मैसेज तैयार किया जाता है। अगले 30 दिन अपने कोर वोटर्स को लामबंद करने में लगते हैं। फिर D30 से D15 तक हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश तेज होती है और आखिरी 15 दिन तो बस फाइनल स्प्रिंट होते हैं। और जमीन पर यह प्लान कुछ इस तरह से लागू होता है। घर घर जाकर सर्वे करना ताकि पता चले कि किस मोहल्ले में पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा है। युवाओं की टीमें बनाकर हर हफ्ते कम्युनिटी फोरम आयोजित करना, उम्मीदवार का खुद रोजाना गांव में पदयात्रा करना और साथ ही सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठ का तुरंत फैक्ट चेक करके जवाब देना। ये सब हमें एक बहुत बड़े सच की तरफ ले जाता है। आज की राजनीति सिर्फ भाषणों और रैलियों का खेल नहीं रह गई है। अब ये एक तरह की इंजीनियरिंग बन गई है, डेटा और स्ट्रैटेजी की इंजीनियरिंग। तो निचोड़ ये है कि एक आधुनिक और कामयाब चुनावी अभियान क्या करता है? वो लोगों की शिकायतों को, उनकी तकलीफों को सुनता है, उसे डेटा में बदलता है और फिर उस डेटा के आधार पर एक सटीक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। लेकिन जब हम डेटा और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो एक और पहलू बहुत जरूरी हो जाता है। वो है निजता का अधिकार और सहमति। भारत का नया डेटा प्रोटेक्शन कानून DPDP इसी बात पर जोर देता है। किसी भी अभियान में लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल उनकी सहमति और सम्मान के साथ होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का मकसद लोगों को सशक्त बनाना है, उनकी प्राइवेसी का हनन करना नहीं। आइए एक बार फिर इन नंबर्स पर नजर डालते हैं जो पूरी कहानी बयां करते हैं। 2018 में INC और बीजेपी के बीच वोट शेयर का अंतर 1% से भी कम था और 2023 में यही अंतर लगभग 9% से भी ज्यादा हो गया। ये स्विंग दिखाता है कि जब रणनीति जमीनी मुद्दों पर केंद्रित हो तो नतीजों में कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। जब चुनावी लड़ाई इतनी वैज्ञानिक, इतनी सटीक और डेटा ड्रिवन हो जाएगी तो इसका हमारे शासन पर, हमारी गवर्नेंस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे बेहतर नीतियां बनेंगी? क्या नेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी? इसका जवाब भविष्य ही देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mg@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे, उद्देश्य